Hello and welcome to Autodidact IS. Today editorial topics are making sense of the free bias issue. Most welfare schemes contribute to improving human development outcome, also resulting in high growth. An avoidable crisis. China and the US do not want a conflict, but their actions are not serving their cause. Third one is a turning point in crypto regulation led by Europe. If general data protection regulation mark a decisive movement in consumer data protection, MiCA could point to responsible crypto मैनेजमेंट. ये 3 टॉपिक है आज का एडिटोरियल से लिए हैं. चलिए पहला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेकिंग सेंस ऑफ द फ्रीबीज इशू. मोस्ट वेलफेयर स्कीम कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम, ऑल्सो रिजल्टिंग इन हाई ग्रोथ. ये जो आज का जो टॉपिक है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, फ्रीबीज न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में दो जो पॉइंट लिए हम लोग. एक तो रेवरी कल्चर का जो स्टेटमेंट मोदी जी दिए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जब इनाग्रेशन हो रहा था उस समय, एक तो वो इसको डिबेट में लाया. दूसरा एक PIL दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग इरेशनल फ्रीबीज. इस PIL में जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का जो रिमार्क है, वो भी जो फ्रीबीज को डिबेट में ला के खड़ा कर दिया है. तो उनका क्या था रिमार्क? तो फ्री वीज़ जो है सीरियस इशू, ये कंसीडर करते हैं कि फ्री वीज़ जो है सीरियस इशू है, ठीक है, और गवर्नमेंट को चाहिए इसको कंट्रोल करना और जो भी मेजर लेना हो उसको उस पर लेना चाहिए, ठीक है, कि आप फ्री वीज़ पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करता है तो उसको एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए. दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इसको देखिए, इसका मैटर फ्रीबीज वाला, और उसका एक सोल्यूशन हम लोग सुझाइए, ठीक है. तो ये 2 पॉइंट है न्यूज़ में फ्रीबीज क्यों है. आप इसको फ्रीबीज पे अगर क्वेश्चन आए मेंस में तो आप ये पॉइंट से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, किसी एक का भी. खास कर अगर आप इसको ले सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिमार्क है उसको भी यूज़ कर सकते हो, और एनी अदर वेज भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. अब बात आता है कि भाई फ्रीबीज आखिर है क्या, ठीक है ना. क्या कौन सा चीज़ इसका कंट्रीब्यूटर है जो बनाता है फ्रीबीज को? क्या इसमें वो भी वो सारा सर्विस इंक्लूड रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब आप कह सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन सर्विस है गवर्नमेंट के ऊपर टुवर्ड इट्स सिटीजन, वो सर्विस भी क्या आएगा फ्रीबीज में? तो अगर हम डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर आप जाते हो तो फ्रीबीज आर वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्लेस ए बर्डन ऑन ऑलरेडी स्ट्रेस फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है. तो ये होता है. इस डिफिनीशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि फ्रीबीज में आप 2 चीज़ को रख सकते हो. एक तो क्लब गुड्स, जिसमें आप देखते हो कि इलेक्शन के टाइम में टीवी, वॉच, रेडियो, गोल्ड चैन ये सब देता है. और दूसरा इस डिफिनीशन के हिसाब से वेलफेयर स्कीम भी ऐसा काम करता है, बर्डन डालता है एक्सचेकर पे, सही ना. जैसे कि आप वेलफेयर स्कीम में क्या देख सकते हो, PDS, मिड डे मील, मनरेगा और भी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसमें. तो क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं फ्रीबीज के तौर पे? गवर्नमेंट जो ये देती है इसको, क्या गवर्नमेंट इसको भी कंसीडर कर सकती है? तो इसका एक चीज़ एक एग्जांपल के तौर में राइटर दिखा रही है कि अगर आप देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले उस पर देख लीजिए. तो एक तो आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है. इसके आगे राइटर नहीं बता रही, लेकिन आप इसको जोड़ सकते हो. फूड सिक्योरिटी, हमारा जो फूड सिक्योरिटी अगर देते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. उसके अलावा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका भी एक हमारा मिशन टारगेट है, ठीक है. तो इन फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराता है. दूसरा आपका इनकम ट्रांसफ़र, इम्प्लिसिट इनकम ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स होता है. आपको 2-3 रुपया पे अगर आपको गेहूँ मिलता है पर केजी और मार्केट में 30 रुपया का है, तो हमको जो बचा, इसका जो डिफरेंस बचा वो हमारा इनकम ही तो बचा हुआ एक तरह से, ठीक है. जो पुअर है उसके लिए तो वो बच गया ना पैसा, तो इनकम ट्रांसफ़र के तौर पे देखा जा रहा है. तीसरा है पॉवर्टी रिडक्शन. ऑफ कोर्स वो पैसा बचेगा तो पॉवर्टी से दूसरे काम में ले सकता है, पॉवर्टी रिडक्शन दिखेगा उसमें. और जो फूड हम लोग सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करते हैं PDS में, वो हम लोग MSP के थ्रू करते हैं, ठीक है. तो MSP के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें जो हम लोग इसमें एश्योर करवाते हैं रेम्यूनेटरी प्राइस टू फार्मर, तो एक तरह से फार्मर को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये इसका इम्पैक्ट है. जो हम लोग वेलफेयर स्कीम का जो बात करें उसका इम्पैक्ट ऐसे कुछ दिख रहा है. और जो ये वेलफेयर स्कीम है, क्या इसको कैसे देख सकते हो? तो एक तरह से आप देखें कि ये आपको क्या करवा रहा है. एक तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करवा रहा है. जैसे अगर हेल्थ एजुकेशन जो स्कीम है, अगर उस पर पैसा खर्च हो रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. ह्यूमन डेवलपमेंट अगर होगा तो लॉन्ग टर्म में ये हमको पैसा ही देने वाला है, बर्डन नहीं होगा वो.
अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा पॉपुलेशन एज ए बर्डन हो जाएगा, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो पॉपुलेशन एज ए हमारा रिसोर्स के तौर पे काम आएगा। तो पॉपुलेशन को अगर हमको रिसोर्स बनाना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें हेल्थ एजुकेशन आता है। दूसरा है प्रोटेक्ट बेसिक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे फूड सिक्योरिटी जरूरी है डिग्निफाइड लाइफ के लिए, वर्क एंड वेज ये भी जरूरी है डिग्निफाइड लाइफ के लिए। तो ये इसके लिए फूड सिक्योरिटी वर्क वेज स्कीम जो चलाया जा रहा है तो वो हमारा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे स्कीम ओल्ड एज के लिए अगर बना रहे हो, विडो के लिए बना रहे हो, दिव्यांग पर्सन के लिए बना रहे हो, तो वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी वैसे पर्सन को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्कीम ये चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इस नो डाउट इसमें वेलफेयर स्कीम में कुछ मतलब लैकुना है, उसको हम लोग उसके लिए कुछ चेंज इसमें मांग चल रही है कि उसमें कुछ बदलाव करिए। जैसे कि इसका कवरेज बढ़ाइए, ठीक है ना, और रिसोर्स एलोकेशन बढ़ाइए, कवरेज बढ़ाइए, ठीक है ना। ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो और ग्रीवांस रिड्रेसल का भी मैकेनिज्म उसमें होना चाहिए। तो ये हुआ, ये वेलफेयर इसमें बात हुआ। तो क्या अब इतना होने के बाद इसको आप अभी मत कंसिडर करो। अब ये वेलफेयर जो आप ये देखे हो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम जो आपको दे रहा है, इसको अगर आप देखते हो वेलफेयर स्कीम को अगर फ्री वाइज में देखते हो वर्सेस लो टैक्स रेट प्लस टैक्स एग्जेम्पशन, ये दोनों में कंपेयर किए हैं जो राइटर है। तो क्या वेलफेयर स्कीम जो एज ए फ्री वाइज, क्योंकि हमारा बेसिकली रिसोर्स बर्डन का बात चल रहा है, तो ये जो रिसोर्स बर्डन है ये बहुत कम है एज अगर हम कंपेयर करें आपका लो टैक्स एंड टैक्स एग्जेम्पशन जो करवा रहे हैं, या तो टैक्स रेट घटा कर या तो टैक्स एग्जेम्पशन से। तो ये इसमें देखा गया 5 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू फॉरगॉन होता है हर एक साल। तो इसमें देखिएगा कि रेवेन्यू लॉस जो है इसमें कंपैरेटिवली कम है, वेलफेयर स्कीम में इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है रेवेन्यू लॉस, ठीक है। इसका एक इसी में एक एग्जांपल ये बात की है कि जैसे कि डिक्रीज इन टैक्स टू प्रॉफिट रेशियो, ये बजट जो है 2019-20 के बजट में बात किया गया था। तो ये भी ये दिखा रहा है कि जो आप लो टैक्स रेट और टैक्स एग्जेम्पशन को आप उसको क्या बोल रहे हो, टैक्स इंसेंटिव बोल रहे हो, और ये जो वेलफेयर स्कीम जो हो रहा है उसको आप फ्रीवीज बोल रहे हो। तो ये राइटर लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो ये एक तरह से जो आप जो बोल रहे हो फ्रीवीज जो ज़रूरी है हमारे सोसाइटी और नेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसको आप फ्रीबीज बोल रहे हो, और जो एक तरह से जो रिचर पर्सन को जो आप इंसेंटिव दे रहे हो उसको आप टैक्स इंसेंटिव के तौर पे बोल रहे हो। तो एक तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है आपका ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी अभी जो प्रिवेल कर रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो इसमें आपका ये है आज का, इसमें जो मेजर पॉइंट था वो हम इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका मैं कोशिश करूँगा पर्सनली आपको रिप्लाई करूँ। अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलिए, टॉपिक है एन अवॉइडेबल क्राइसिस, चाइना एंड यूएसए डू नॉट वांट ए कन्फ्लिक्ट बट देयर एक्शन आर नॉट सर्विंग देयर कॉज, ठीक है। ये एडिटोरियल वाला टॉपिक है और न्यूज़ में जो फ्रंट पेज पे दिया है वो नैन्सी पॉलिसी लैंडेड इन ताइवान, चाइना स्लेम यूएसए, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ बेसिकली क्या है, क्यों न्यूज़ में है, तो यहाँ देख लीजिए। जो यूएस के हाउस स्पीकर है नैन्सी पॉलिसी, वो ताइवान विजिट की। ताइवान विजिट के बाद क्या क्या जो सिनारियो जनरेट हुआ, क्या कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिएगा कि इससे एक तो हो गया कि जो पहले से ही जो आपका यूएस और चाइना का जो रिलेशन है ख़राब था, डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही थोड़ा डिटोरिएट कर रहा है, और उसमें ये विजिट फर्दर ये रिलेशन इसका ख़राब होने के तरफ जा रहा है। चाइना ताइवान को अपना टेरिटोरियल पार्ट मानता है, और ये जो विजिट है इसको चाइना कंसीडर करता है कि उसके सॉवरेनिटी का ब्रीच हुआ है, ठीक है। उसके अलावा चाइना ये भी बात मानता है कि जो यूएस जो कमिटमेंट किया हुआ था कि वन चाइना पॉलिसी, उसका ये ब्रीच मानता है, ठीक है। तो ताइवान विजिट का से क्या कराई स्टार्ट हुआ ये आप देख लीजिए यहाँ, ठीक है। इससे जाने से पहले आपको थोड़ा सा ये जानना होगा कि कौन क्या कहा, ठीक है ना। तो देखिए, ये 28 जुलाई को ही ये न्यूज़ में था, जो यूएस के स्पीकर आई थिंक, हाँ, यूएस सेक्रेटरी जो है ये आकर बयान दिए हुए हैं कि जो ये विज़िट है ये अनऑफिशियल विज़िट है इनका, ठीक है। और ये बात जो आपका चाइना का जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उनको ये बता दिया गया है कि ये
कांग्रेस का है, जो कांग्रेस इंडिपेंडेंट बॉडी है वो अपना डिसीजन खुद लेता है, वो स्पीकर का, इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यही स्पीकर सेक्रेटरी यही बोलते हैं, अगर चाइना इस चीज़ को क्राइसिस की तरफ ले जाना चाहे तो ये उसके ऊपर, चाइना के ऊपर इंटायरली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको काउंटर करते हुए बोला कि जो जो आ रही हैं चाइना, इसको पूरा आर्गूमेंट को काउंटर कर दिया कि नहीं ये गलत बात है। थर्ड हाईएस्ट रैंकर फिगर है यूएस गवर्नमेंट के, और मिलिट्री फ्लाइट पे आ रहे हैं एयरक्राफ्ट पे, और आप बोल रहे हो कि ये ऑफिशियल नहीं है, इसका ये सरासर गलत आप बात बोल रहे हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ हुआ। इसी में फिर इसमें काउंटर भी हुआ है कि ये भी कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको इसका यहाँ देखिए ये इन द कॉल मिस्टर जिंग वार्न मिस्टर बाइडेन दैट दोज हु प्ले विथ फायर विल पेरिश बाय इट एंड सेड ही होप दैट यूएस विल बी ए क्लियर आई। मतलब एक तरह से धमकी के रूप में ऐसा बात सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सिनारियो अभी है वो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बात जानना ज़रूरी होगा कि अगर ये विजिट रोकना भी चाहो, क्योंकि बीच में इसमें ये भी बात है कि ये बाद में जो कुछ जो इनके एडवाइज़र थे बाइडेन के, वो बोले कि विजिट रोक दीजिए, लेकिन ये विजिट क्योंकि ये पब्लिकली ये धमकी के तौर पे आप बात हो रही है, तो अगर विजिट रोकता भी है तो उसका इमेज ख़राब हो जाएगा बाइडेन का वहाँ पे, तो ये तो रुकना तो तय नहीं था एनी हाउ, ठीक है ना। तो ये मैटर आपके माइंड में है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब दोनों ही क्या इसमें देखने को मिला कि जब ये विजिट गया, ये सब 28 को ही हो चुका है, 28-29 तारीख का ही ये बात है, ये हो चुका है। अब यहाँ अभी देखिएगा तो दोनों ही अपना मिलिट्री एक्शन इस रीजन में बढ़ा चुका है, ठीक है ना। मिलिट्री एक्शन इन दिस रीजन है, दोनों अपना एक्टिविटीज़ बढ़ा चुका है। और ये जो मिलिट्री एक्शन है इसी रीजन में, ताइवान वाला रीजन, आप मैप में देख लीजिएगा, ताइवान एग्जैक्टली हैगा, चाइना के जस्ट साउथ में है। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये फोर्थ ताइवान स्ट्रीट क्राइसिस हो सकता है, ठीक है ना, चौथा हो सकता है क्या, क्योंकि हर एक बार जब भी इस एरिया में मिलिट्री क्राइसिस हुआ है तो ताइवान स्ट्रीट क्राइसिस के नाम से जाना जा रहा है। तो इसमें पहला जो क्राइसिस हुआ था, तो यूएस और ताइवान साइन द डिफेंस ट्रीटी इन 1954। जब ये डिफेंस साइन हुआ तो उसके बाद से चाइना वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन अपना इस एरिया में बढ़ा दिया। तो पहला आपका ताइवान स्ट्रीट क्राइसिस है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के लिए, आपको थोड़ा क्लियरिटी भी मिल जाएगा उससे कि आखिर ताइवान के लिए क्यों लड़ाई हो रहा है। तो आप इसको देखिएगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में ये देखने को मिलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कि भाई जापान इन्वेजन रहता है, चाइना में गया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो चाइना का जो है 3 भाग में बटा हुआ था चाइना जो है, एक तो जापान जो लिए हुए था ऑक्युपाइड वो था, एक कम्युनिस्ट था, ठीक है ना, कम्युनिस्ट चाइना था, और एक आपका नेशनलिस्ट चाइना था, ठीक है। एक्चुअल में वो उस समय का यही गवर्नमेंट था चाइना के ऊपर, ये लड़ाई से पहले। कम्युनिस्ट, इसका जो ड्रॉबैक था लड़ाई के कारण, जैसे लड़ाई अगर स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारा चीज़, जैसे इनइफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा लड़ाई के टाइम में, करप्शन जो था वो बढ़ गया। तो ये 2 कारण था कि इसके अगेंस्ट में वहाँ का पब्लिक हो गया था, ठीक है ना। 2 कारण ध्यान रखिएगा, इनइफेक्टिवनेस, गवर्नेंस इनइफेक्टिव हो गया था, और दूसरा करप्शन भी बढ़ा हुआ था, है ना। इसको इनइफेक्टिवनेस और करप्शन, ये क्या किया, यहाँ का जो चाइनीज़ पीपल है उसके अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट था, जो वहाँ इस चीज़ को अपने फेवर में यूटिलाइज़ कर लिया और वहाँ के पीपल को अपने साइड में एक जगह कर लिया। आप नाम सुने होंगे माओ ज़ेडुंग, ठीक है ना, उस समय इमिनेंट लीडर थे कम्युनिस्ट का। तो माओ ज़ेडुंग इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लिया। जापानीज़ जब यहाँ से जाने वाला था, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम का बात चल रहा है, जापानीज़ जब यहाँ से सरेंडर करने से पहले, इससे पहले भी ये था कि ये सब आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्रेंट करते थे, ये इसको कर रहा है, ये दोनों को कर रहा है, तो ये भी दोनों को कर रहा है, ठीक है ना, और ये भी दोनों को कर रहा है। इस तरह से था, आपस में किसी का एक दूसरे से नहीं मिला होता। तो ये जाने से पहले जब ये बात हो चुका कि भाई यूनाइटेड फ्रंट एक तरफ से, जिधर से यूएस, ये रसिया, ये सब एक साथ में था, तो वो वाला जब जीत जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार और चाइना चाहता है कि वहाँ से हट जाए,
उस समय हटने से पहले, फाइनली सरेंडर करने से पहले ही यहाँ पे आउटब्रेक हो जाता है ये दोनों में, ठीक है। और इसमें फिर बहुत सारा होता है कि जैसे 8 ईयर वार जाता है, 8 साल के लिए लड़ाई होने लगता है, ठीक है ना। एक रेस इस दोनों में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई यहाँ का रिसोर्स कौन लेगा और नॉर्थ चाइना और मंचूरिया पे कब्जा कौन करेगा। लास्ट में नॉर्थ चाइना और मंचूरिया पे इसका नॉर्थ चाइना और मंचूरियन रीजन पे इसका कब्जा हो जाता है, ठीक है ना। खास कर हिंटरलैंड में, मेन लैंड में आपका अभी भी यहाँ का जो गवर्नमेंट था इसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, इसको समझिए। तो यूएसए के सपोर्ट से ये मेजर सिटी वगैरह जो था और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है ये इसी के नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर में था। फिर बाद में फर्दर आगे चलता है इस पे एक और क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको नाम था एक मार्शल मिशन, मार्शल मिशन एक था, ठीक है ना। तो मार्शल मिशन यहाँ पे आता है, चाइना दोनों को चाहता है कि दोनों को एक साथ ला दे, ठीक है ना। मार्शल मिशन भी आता है इसमें, मार्शल मिशन, ठीक है। देखिए बेसिकली पूरा नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लंबा चला जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप अगर यूपीएससी की तैयारी करो तो पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं। तो मार्शल मिशन आता है। मार्शल मिशन शुरुआत में ये दोनों में सुलह करवाने में सक्षम होता है, लेकिन फिर वो एट एंड रिजल्ट ये फेल हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ही आगे होता है। बाद में इसी में वहाँ का न्यू वो बनने वाला रहता है, क्या बोलते हैं उस आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बनना रहता है, कैसे मिलिट्री का डिवाइड होगा, ये सारा पे ये बात चल रहा था और ये फेल हो जाता है, ठीक है ना। इसी समय में जो यहाँ के जो लीडर थे ये नेशनलिस्ट वाले, बाद में एट लास्ट समझो कि ये कम्युनिस्ट जीतने लगता है, माओ जेडुंग एक एज हासिल कर लेते हैं। और यहाँ का जो लीडर था उस समय का, उनका नाम था चांग काई शेक, CHIANG, चांग काई शेक, ठीक है ना। तो इनको फिर बाद में यहाँ से ये भाग कर अपने आप को ताइवान में सीमित कर लेते हैं। ताइवान उसमें पार्ट रहता है, ताइवान में जाके अपने आप को सीमित कर लेते हैं। तो नेशनलिस्ट का यहाँ पे अपना पार्टी रहता है और पूरे चाइना में कम्युनिस्ट अपना पार्टी बना लेता है। और जब ये बना लेता है कम्युनिस्ट, तो अब ये बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि सब एक साथ था तो ये भी अब मेरा ही है, ठीक है। तो अब चाइना का अब थोड़ा मोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि हम ये जो क्राइसिस है कहाँ से कैसे आ रहा है, ठीक है। तब हम लोग आगे इसमें चलते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो इस पर हम लोग फुल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी अगर आपको ज़रूरत है तभी, अगर ज़रूरत नहीं है तो इसका कोई यूज़ नहीं है कि फ़िलहाल हम लोग इस पर बात करें ज़्यादा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं इसमें फर्दर। अगर आप जाइएगा तो अब ये क्राइसिस कैसे स्टार्ट हुआ, जब जब ये ताइवान में जाता है। और ताइवान, क्योंकि अब चाइना चाहेगा ना, जो कम्युनिस्ट वाला पार्टी था वो चाह रहा था कि हम ताइवान को लें। ताइवान को, ये जो चाइना है मेन लैंड, चाइना का जो मेन लैंड है, ये चाह रहा था कि इसको ओवरटेक कर ले। उसी समय यूएसए इसको सपोर्ट करने लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिफेंस सपोर्ट इसको देता है। तो वही पहला 1954 वाला ये बात करता है कि डिफेंस ट्रीटी 1954 में होता है, ठीक है ना। और ये सब बेसिकली 1945 से 1949-50 तक के आसपास का है। बाद में ये चाइना इसको एग्रेसिवली चाहता है और यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन स्टार्ट करता है इस सी में, ठीक है। तो ये आपका ताइवान का पहला क्राइसिस था, ठीक है। दूसरा में आपका 58 में जो है, ये वही फिर इसको चाह रहा था चाइना कि हम इसको ले लें। तो ये न्यूक्लियर वेपन जो प्लान, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट चाइना टू प्रिवेंट टेक ओवर ऑफ ताइवान हेल्ड आइलैंड, एक आइलैंड को ये लेना चाह रहा था। उस समय में ये प्लान किया कि हम न्यूक्लियर वेपन ले लेंगे। तो 1958 में फर्दर वहाँ पे टेंशन, ये वाला एरिया जो है चाइना का, जो चाइना सी जो बोलोगे, साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है, उसमें टेंशन फर्दर एक्सलरेट हो गया। तो इसको आपको सेकेंड क्राइसिस है। थर्ड क्राइसिस एक 1995 में होता है, जब ताइवान का उस समय के प्रेसिडेंट थे ली त्वांग, वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी है वहाँ विजिट करते हैं। इनिशियल तो जो उस समय जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलता है कि नहीं, इस विजिट को आप अपोज करता है कि नहीं आना है। लेकिन वहाँ का जो कांग्रेसनल रेजोल्यूशन जब पास हो जाता है कि नहीं, इसको विजिट को रिसीव करना है, तब उनको जाना पड़ता है। तो उस समय में भी यही बात होता है कि आपका सोवरेनिटी पे हमला कर रहे हो, ये कर रहे हो, और आपका जो चाइना जो है उसके मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इस एरिया में बढ़ा देता है, ठीक है ना। जब ये बात होता है तो चाइना फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना जो है
इसको इंक्रीज कर देता है। तो ये तीसरा है। और चौथा अभी आपको ये जो कंडीशन अभी जो ये जो विजिट की हैं पेलोसी है ना, नैन्सी पेलोसी जो विजिट की हैं, उससे चौथा वाला क्या हो सकता है अभी क्राइसिस। तो मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ ही रहा है, तो क्राइसिस मान सकते हो। अब आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोग इसको देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ तक क्या मोड़ लेता है। तो अभी ये बात हो रहा है कि अभी डिफरेंस क्या है, जो ये बाकी 3 में चाइना को तो बैक हैंड लेना पड़ा अपने आप को, फिर मतलब अपने आप को शांत, दोनों एक सुलह पे पहुंच गए थे। अभी के समय में क्या कंडीशन है अभी में, व्हाट इज़ डिफरेंस दिस टाइम, बाकी जो 3 जो क्राइसिस था उससे अगर कंपेयर करो जो अभी स्टार्ट हुआ उसमें क्या है। तो एक तो है कि जो साउथ चाइना सी का जो है ना इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे जो प्रेजेंट किसी का डोमिनेंस एक का हो जाएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि ट्रेड वाला रूट है वो। तो इस तरह से स्ट्रेटजिक राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना देखने को मिल रहा है इस रीजन में, ठीक है। दोनों को ही चाहिए कि हम भी रहें। और दूसरा है जिनपिंग जो है उनका एक एम्बिशन है रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज़ नेशन, ठीक है ना, रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज़ नेशन। और इस रिजुविनेशन ऑफ चाइनीज़ नेशन में उनका रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान भी है उनका, ठीक है। और क्योंकि अभी 3rd टर्म के लिए वो जाने वाले हैं, तो हो सकता है पॉलिटिकल मुद्दा ये बन सकता है। अगला है जी, अभी जो उसके पास मिलिट्री पावर है, चाहे आप न्यूक्लियर पावर का भी बात करो, मिलिट्री पावर का भी बात करो, तो इस टाइम में बाकी जो 3 क्राइसिस जो प्रीवियस हो चुका है उससे बहुत कहीं ज़्यादा है। आप मिलिट्री भी बोल दो, इकोनॉमिकल भी ये एम्पावर्ड हो चुका है, पहले जैसा कमज़ोर नहीं है, ना इकोनॉमिक में ना मिलिट्री में, ठीक है। तो ये पहले वाले से अभी का जो कंडीशन डिफरेंट है, ये आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि जब एनालाइज करोगे इस सिचुएशन को तो ये सब यूज़ करोगे, ठीक है। तो फिर चाइना क्या रिएक्ट किया, अभी का रिएक्शन में चाइना का क्या रिएक्शन था। तो एक तो मिलिट्री एक्शन आप देख रहे हो कि मिलिट्री ड्रिल ताइवान के इर्द गिर्द बढ़ा दिया है, और बोला है कि हम मिसाइल टेस्ट भी करेंगे। ये 2 चीज़ न्यूज़ में है। इकोनॉमिक एक्शन भी लिया, ये मिलिट्री एक्शन और इकोनॉमिक एक्शन 2 चीज़ लिया। इसमें क्या बोला कि जो ताइवान है, चाइना जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करती है। मतलब एक तरह से चाइना विच इज़ द ताइवान बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये क्या किया है, जो शिप जाने वाला था, शिपमेंट जो 100 ताइवान एक्सपोर्टर प्रोडक्शन को, ये शिपमेंट को बार कर दिया कि नहीं आएगा, इसमें हनी और सी फूड वगैरह इंक्लूडेड था। तो इकोनॉमिक वाला भी एक्शन लिया, मिलिट्री वाला ये एक्शन लिया। इसी केस में जब वहाँ रिसीव हुआ तो चाइना ये जो ताइवान क्या एक्यूज़ कर रहा है कि चाइना जो चाह रहा है, जो अभी स्टेटस क्यू है ना, स्टेटस क्यू जो है अभी का करंट स्टेटस क्यू, उसको वो बदलना चाह रहा है। वो मिलिट्री को प्रेशराइज कर रहा है इस स्टेटस को बदलने के लिए, और ताइवान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक्यूज जो है ताइवान लगाता है चाइना के ऊपर, ठीक। इसमें फिर अभी आ जाओ प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आप देखोगे कि दोनों जगह पे इलेक्शन होने वाली है ना। नवंबर या दिसंबर में आपका मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में भी, और ये थर्ड टर्म इलेक्शन के लिए जा रहे हैं जिनपिंग जो चाइना के हैं। और दोनों ही साइड अपने आप का जो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसको अपीज़ करना चाह रहे हैं एक तरह से, क्योंकि अभी दोनों ही जो है लड़ाई के ना सक्षम है ना लड़ाई में जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक तो ये बात हुआ। अच्छा वो दूसरे में देखेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि डोमेस्टिक अपीजमेंट जो है ऑडियंस का यहाँ पे दोनों साइड चल रहा है। और जो एक चीज़ और है कि जो रिस्पॉन्स लिया है चाइना, जो मिलिट्री रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ये एक चीज़ क्या करेगा, दूसरा कंट्री जो है अदर देन यूएसए जो कंट्री है उसको थोड़ा तो डर लगेगा कि भाई हम ताइवान से अपना रिलेशन बनाए या नहीं बनाए, ठीक है ना। तो एक तो ये एक काम कर जाएगा इसका, ठीक है ना, हाँ, कि कोई भी दूसरा कंट्री पॉलिटिकल हाई लेवल जो है इंगेजमेंट नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना, उसको डर तो रहेगा। और दूसरा जो है जिनपिंग का जो स्टेटस है, ये जो इमेज है, उसको अपने घर में थोड़ा और स्ट्रेंथन मिला इस चीज़ से कि वो डरता नहीं है, चाहे यूएस चाहे कोई हो, ठीक है ना। तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीज़ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बताए थे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन अपीयर टू ड्रिवन बोथ साइड, यही जो इलेक्शन वाला बात किए थे, ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है कि कोई भी ना चाइना ना यूएस अभी ना मिलिट्री लड़ाई एफर्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली उसको चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहेगा स्टेबलाइजेशन, लेकिन कंडीशन वही है
कि अपीजमेंट वाला जो बात कर रहा है उसको इस मेजर कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका इसमें अच्छा था आर्टिकल। ये आने वाले में और डेवलपमेंट होगा इसमें, तो फर्दर हम लोग उसमें बात करेंगे। फिलहाल यही है, आपको ध्यान रखना होगा कि अभी का जो न्यूज़ है वो क्या चल रहा है। प्रीवियस इसको जो पहला 3 जो क्राइसिस है उसको भी ध्यान में रखना है। अभी का जो क्राइसिस है वो पहले से डिफरेंस कैसा है, चाइना का रिएक्शन क्या है, प्रेजेंट एक्चुअल सिचुएशन क्या दिख रहा है आपको वो। ठीक है, तो आग इसमें इतना ही है। हम लोग अगले आर्टिकल में अब चलते हैं। ए टर्निंग पॉइंट इन क्रिप्टो रेगुलेशन लेड बाय यूरोप। हम ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी में जो इशू है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस अभी क्या है। तो इसमें 2 चीज़ देखने को मिल रहा है कि आरबीआई जैसे कुछ सजेशन है कि बैन करने का, कुछ ग्रुप का है कि इसको रेगुलेट कर लिया जाए। ठीक है ना, तो इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये जो या तो रेगुलेट करना या मॉनिटर करना, ये बिना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का संभव नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वो बैन या मॉनिटर सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज़ सक्सेस होने का चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो बेसिकली क्या है, एक तो सीमलेस एसेट है, आपका जोग्राफिकल बाउंड्री को नहीं देखता है, कहीं से भी आप खरीद बिक्री कर सकते हो। दूसरा है, इसके बाद इसका कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है, ये लीगल टेंडर भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सारा जो इशू है ये एक जगह, जैसे मान लो इंडिया सिर्फ बनाए तो काम नहीं कर पाएगा। इंडिया लॉ बनाएगा, हो सकता है कि बाहर वाले कंट्री का मिसयूज कर ले इंडिया में, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि ग्लोबली इस पर कुछ कंसेंसस ना बने। ठीक है, तो इस मैटर में अगर कोई फ्रेमवर्क बनाना है, ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि ये कंसेंसस इमर्ज हो रहा है। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट जो है जून में, अभी जो आप देखोगे 2022 का, ये एक रेगुलेशन प्रोविजनल एग्रीमेंट बना है, एक तरह से प्रोविजनल है अभी, रेगुलेशन ऑफ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है, इसको मिका बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है मिका टर्म किस चीज़ के लिए यूज होता है, खास करके पीटी में, याद रखिएगा। तो इसको अभी लाया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चल सकते हैं आगे एक दूसरा पॉइंट से कि यूरोपियन जो कंट्री है वो एक तरह से स्टैंडर्ड सेटर है टेक्नोलॉजी रेगुलेशन में। इसका एग्जांपल आप हमारा जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो एक्ट बनाया था, वो लोग रेगुलेशन जो 2016 में आया था और 18 में इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो एक तरह से स्टैंडर्ड सेट किया, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको एक्सेप्टेंस मिला। जैसे उसमें क्या क्या दिया हुआ था कि डेटा प्रोटेक्शन होगा, प्राइवेसी का बात करता है, वो ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता है जिसमें कि यूज़र कंसेंट, जैसे मेरा डेटा आप यूज़ करोगे कि नहीं, मेरे से बिना पूछे हुए आप नहीं यूज़ कर सकते हो, तो एक नया चीज़ इसमें था। उसके बाद राइट टू फॉरगेट भी था वहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि मेरा डेटा अब नहीं रहे इंटरनेट पे, तो उसको आप रख नहीं सकते, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये एक इस टाइप का फ्रेमवर्क लाया जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल रहा। ठीक है, इंडिया में भी आप बात कर सकते हो प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो एक 2017 का जजमेंट है, पुट्टा स्वामी जजमेंट जो है, उसमें भी राइट टू प्राइवेसी जो है एक तरह से फंडामेंटल राइट माना और इंटीग्रल पार्ट माना है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में भी इसका एक्सेप्टेंस रहा। तो यही बता रहा है कि अब जो क्रिप्टो वाला जो लाया है, तो वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिलेगा इसको। जैसे इसमें बताया कि जैसे मिक्का वाला में क्या क्या प्रोविज़न है, तो एक तरह से जो क्रिप्टो एसेट सर्विस और क्रिप्टो इशूअर को रेगुलेट करता है। आपको पता होगा क्रिप्टो होता क्या है। क्रिप्टो एक करेंसी है जो डिजिटल करेंसी है, जो एक एल्गोरिदम के थ्रू वो जनरेट होता है और आपका ये ऑनलाइन ही ट्रेड होता है उसका। ठीक है, तो इसमें फर्दर अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में बताइए, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, या तो आप बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप इसको फर्दर और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे बात नहीं करना है, हम लोग मान के चलते हैं कि आपको क्रिप्टो एसेट पता है, उसके बाद का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आदमी क्रिप्टो करेंसी दे रहा है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो देगा उसके ऊपर भी रेगुलेशन लगा है। जैसे यहाँ पे सर्विस जो एसेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्रिप्टो एसेट
एसेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको ये उस पर लायबिलिटी हो गया है। अगर इन्वेस्टर लॉस करेगा तो लायबिलिटी उसी के ऊपर जाएगा। अगर इन्वेस्टर लॉस करता है ना तो उसका लायबिलिटी उसके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि अब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यूरोपियन मार्केट का जो लॉ है, जैसे अब्यूज़ रेगुलेशन जो है, अगर मार्केट अब्यूज़ रेगुलेशन के अंतर्गत वो आएगा। अगर अब्यूज़ करता है, जैसे मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग अगर करता है, तो वो उस लॉ के तहत उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये और बात करता है कि स्टेबल कॉइन के बारे में करता है, ठीक है ना। ये स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अलग डिमार्केट करता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन है वो क्रिप्टो, मतलब राइटली डिमार्केटेड फ्रॉम द अदर क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन का मतलब आप थोड़ा सा हम बता देते हैं। बेसिकली स्टेबल कॉइन होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलेटिलिटी था उसको ये मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे अगर आप ट्रेंड इसको रखते होगे, इस पर ट्रैक रखते होगे, तो क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेटिलिटी है, आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताएंगे। 2020 में ये मार्च में इसका जो था एक क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू था 4000, और 2021 में अप्रैल में ये आपका 65,000 पहुंच जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, एक साल में इतना ज़्यादा का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये मतलब इंट्रा डे फ्लक्चुएशन या इन आवर फ्लक्चुएशन भी 10% से ज़्यादा हो सकता है। इसका 1 घंटे के अंदर 10% बढ़ना घटना हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग अगला मतलब आया टेक्नोलॉजी के जो करेंसी आया वो स्टेबल कॉइन है। ये भी डिजिटल करेंसी भी है, लेकिन ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वॉलेटिलिटी को कम करता है। कैसे कम करता है? तो इसमें अगर आप बात करोगे तो स्टेबल कॉइन के क्या है तो उसको देख लीजिए। ये बेसिकली जो अगर करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी का अगर आप बात करते हो, क्रिप्टो करेंसी का, तो ये किसी चीज़ ये अगर आप जनरेट हुआ है तो इसके पीछे कोई मनी नहीं है। इसके पीछे जैसे इंडियन रुपीज़ अगर निकाल रहे हैं तो आरबीआई को कुछ रुपया कुछ चीज़ रखना पड़ता है, जैसे गोल्ड हुआ, कॉइन हुआ, गोल्ड हुआ, फॉरेक्स हुआ, ये सब रखना पड़ता है। उसके बाद ये पैसा छापता है ना। लेकिन यहाँ पे जब क्रिप्टो करेंसी का बात आता है तो इसमें कोई भी बैक्ड एसेट नहीं है, ठीक है ना। तो बैक्ड एसेट इसमें नहीं होता था, लेकिन हमारा जो स्टेबल कॉइन है अगर हम जनरेट करवा रहे हैं तो अगर मान लो 1 मिलियन का अगर हम 1 मिलियन हम इसको इशू कर रहे हैं तो मेरे पास इसी के पर्सपेक्टिव में कुछ एसेट्स रहेगा, ठीक है। जैसे करेंसी हो सकता है डॉलर के हिसाब से। अगर डॉलर वाला जो स्टेबल कॉइन का बात करोगे तो इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो है टेथर यूएसडी है, एक ट्रू यूएसडी है, ठीक है ना। अलग अलग नाम है। कॉमोडिटी से भी हो सकता है कि हम इसके बदले में गोल्ड रख दिए कुछ किलो कुछ वैल्यू का, और तब हम स्टेबल कॉइन उतना इशू कर दिए, ठीक है ना। उतना ही कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब बॉन्ड एंड डिवेंचर को रख कर और हम उसके अगेंस्ट में हम लोग स्टेबल कॉइन को इशू कर दिए, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका जो अपना जो वैल्यू ड्राइव करता है वो किसी फिक्स एसेट से वो ड्राइव करते रहता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर एसेट रखा हुआ रहेगा, उसी एसेट पे कि मान लो कि हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर कुछ रेगुलेशन बोला कि आप 5 kg अगर सोना है तो उस पर आप 5 या 10 या 50 आप स्टेबल कॉइन निकाल सकते हो। तो अब ये स्टेबल कॉइन का जो एक वैल्यू हो गया, ठीक है ना, एक लिंक्ड वैल्यू हो गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे स्टेबल कॉइन में, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी जो है, वोलेटिलिटी जो जितना देखने को मिलता था क्रिप्टो करेंसी में, यहाँ पे अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही हुआ स्टेबल कॉइन। तो इस स्टेबल कॉइन में एक चीज़ और देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में कि रिसेंट टेरा यूएसडी, ठीक है ना, टेरा यूएसडी में भी अभी क्राइसिस आ गया था। उसका पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे ही वो एक दूसरा करेंसी हुआ करता था लूना, उस पर वो जैसे यहाँ बोले ना कि ये करेंसी ये किसी चीज़ का एसेट के ऊपर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप तो डॉलर रख सकते हो, कमोडिटी में गोल्ड रख सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम स्टेबल कॉइन लगा दिए। तो यहाँ पे जो ये आपका ये जो लॉस हुआ था, ये टेरा यूएसडी जो है जो कोलैप्स किया, वो क्या करता था कि एक लूना था, ये लूना जो था ये क्रिप्टो करेंसी था, इसी को बेस मानकर ये आपका स्टेबल करेंसी निकाला था, ठीक है। और ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई पे ही रहा करता था। तो ये लॉस ये आपका कोलैप्स कर गया। तो इस सब चीज़ को रेगुलेशन, ये सारा चीज़ को रेगुलेशन में लाने का कोशिश कर रहा है इस बार जो मिका आया है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, अगर ये ला रहा है तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और आपका गवर्नेंस स्टैंडर्ड को ये सेट करेगा, एक नया सेटअप देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इसमें कि आने वाले टाइम में जो हमारे यहाँ इंडिया में भी है, इसका ज़रूरत है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हो सकता है कि जो अभी यूरोप अभी इसको मिका को अगर अभी लाने में, फाइनलाइज करने में टाइम है, लेकिन नो डाउट एक पाथ हम लोग के लिए भी दे दिया है और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी एक चर्चा, डिबेट इस पर स्टार्ट हो चुका है कि हाँ ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये इसमें इतना ही है। थैंक यू।